नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 33 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि भाई ये कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर को डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है। कैपेसिटर क्या है? एक टाइप का डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच वी स्टोर चार्ज। मान लिया इस तरह से मैंने शेप बोल दिया, ये क्या है? कैपेसिटर है। इस टाइप का सिंबल बना दिया मैंने कैपेसिटर का इस तरह से। ओके, नाउ इस कैपेसिटर में क्या कर रहा हूं मैं? चार्ज को स्टोर कर रहा हूं, या बोलते हैं इस डिवाइस में चार्ज को स्टोर कर रहा हूं। देन दिस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। इसी का नाम क्या है भाई? कैपेसिटर है। अब यहां पर हम कभी कभी कैपेसिटर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच वी स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझो। मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर कर रहा हूं, यानी यहां से मैं कहीं से चार्ज लाया और मैंने इसमें स्टोर किया। या बोल सकते हैं इसमें मैंने बैटरी लगा दी और बैटरी के हेल्प से मैंने इसमें चार्ज को स्टोर कर दिया। या मानी कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रही है, यहां पर वर्क कर रही है इस चार्ज को इसमें स्टोर करने के लिए। और हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी वर्क होता है तो किया गया वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहां पर इस चार्ज को लाने में जितना भी वर्क किया जाएगा वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम कभी कभी कैपेसिटर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच वी स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आई? तो जो मैं मुंह से बोला वही मैंने यहां पर लिख दिया है, तो एक बार पढ़ के चलेंगे। या बोल सकते हैं आप ऐसे हिंट डालो अपने कॉपी में, कैपेसिटर लिखो और उसके नीचे लिख के चलना, ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। या इसको क्या बोल सकते हैं? ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन है कि किसी भी कैपेसिटर का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कैसा, या बोलते हैं कैसे एक कैपेसिटर बनता है, उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इन डालो क्या इस तरह से, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दो कंडक्टर चाहिए। हमें किसकी जरूरत होती है? सबसे पहले दो कंडक्टर की जरूरत है। तो यहां पर लिख दो दो कंडक्टर, यहां बोलते हैं टू कंडक्टर हमें चाहिए। अब ये टू कंडक्टर कैसे होने चाहिए? दोनों कंडक्टर में सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट चार्ज होना चाहिए, यानी एक कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज और दूसरे कंडक्टर में उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो हैविंग टू कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी दो कंडक्टर होने चाहिए, दोनों में कैसा होना चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ऐसा चार्ज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ये दोनों कंडक्टर एक इंसुलेटर से सेपरेटेड होने चाहिए, या बोल सकते हैं इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर होना चाहिए, या बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। तो बोथ द कंडक्टर will be separated by insulating material, दोनों क्या होने चाहिए? इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड होने चाहिए। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए? वो कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। तो मैं यहां पर कोई भी एक रैंडम शेप यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, लेकिन ध्यान देना है वो क्या होना चाहिए? कंडक्टर ही होना चाहिए। क्लियर बात? तो अज्यूम कर लो मेरे पास एक कंडक्टर ये है, इसको मैं नाम दे दिया क्या? कंडक्टर 1 बोल दिया। और एक कंडक्टर क्या है मेरे पास? ये है, इसको मैंने क्या बोल दिया? कंडक्टर 2 बोल दिया। तो दिस इज अवर कंडक्टर 1 एंड दिस इज अवर कंडक्टर 2। दोनों में कैसा चार्ज है? इक्वल है बट अपोजिट चार्ज है। अज्यूम करो इसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ध्यान देना कंडक्टर की हमेशा चार्ज कहां होता है? सरफेस में होता है।
ये बात आपको याद है ना, हमने पढ़ा था पहले, जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी कंडक्टर को देंगे वो सब का सब कहाँ रिसाइड होता है, उसके सरफेस में क्या होता है, रिसाइड होता है, इकट्ठा होता है, उसके वॉल्यूम में कोई भी एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं होता है। सेम उसी तरह से अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कैसा चार्ज आएगा भाई, सॉरी इसमें अगर पॉजिटिव है तो इसमें कैसा आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। अब आप पूछ रहे होगे क्या यहां चार्ज नहीं आएगा, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास दो कंडक्टर है, दोनों में अपोजिट चार्ज है, तो क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सेम केस इसके साथ भी होगा कि इसका नेगेटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाली सरफेस में जो दूर है इससे वहां कम चार्ज होगा, ये सरफेस जो इसके पास है उसमें ज्यादा चार्ज होगा, तभी मैंने यहाँ पर इस तरह से क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, और स्पेस कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए, या बोल सकते हैं यहां पर जो मटेरियल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो दिस इज अवर, यानी इन दिस पोर्शन वी हैव इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल वो एयर हो सकता है, वो कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, हमने कल डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं करती है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा, कोई एक प्लास्टिक की स्लैब डाल दूंगा, या एक ग्लास की स्लैब डाल दूंगा, बिकॉज प्लास्टिक ग्लास ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। जो एयर है वो भी क्या है, एक टाइप की इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, किसी भी एक कैपेसिटर का। तो ये बात समझ में आई आपको कि कैपेसिटर के अंदर क्या होते हैं, दो कंडक्टर, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटिंग मटेरियल। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब यहां पर अगर चार्जेज हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ वी ऑल नो दैट कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, यानी जितना चार्ज इन कंडक्टर में होगा उसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दोनों के बीच में क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर मैं चार्ज को घटाऊंगा तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, घटेगा। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है हमको, कूलम्ब्स लॉ से मिलती है, और हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है ना। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास क्या है, चार्ज है वो कितना टाइम हो गया है, 2 टाइम हो गया है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर, वो भी कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। यानी अगर मैं चार्ज को 3 टाइम इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें जो चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इफ चार्ज विल इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, और अगर चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर इज ऑल्सो डिक्रीज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नाउ अगर इन दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा, कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और वैसे भी दिख रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस होना ही होना है। अज्यूम कर लो इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, V1 बोल दे रहा हूं, इसका पोटेंशियल कितना बोल दिया मैंने, V2 बोल दिया। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 and 2, 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेट अस से दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है। यानी अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कंडक्टर विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। ये सिंपल सी बात है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे कि हमने कुछ लेक्चर पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन किया था कि अगर मैं क्या करूं, यहां से एक क्यू नॉट चार्ज को, या बोलते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक लाता हूं, और मुझे इस क्यू नॉट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है मेरे द्वारा वो किसके बराबर होता है, इन दो कंडक्टर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। सिंस वी नो
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 conductor 1 and conductor 2 will be equal to work done in bringing this Q0 charge from conductor 2 to conductor 1. If अगर मैं ये बोलूं if Q0 is equal to unit, जो Q0 है उसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट है, तो यहाँ से मेरे पास V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये W21 आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और हम चार्ज को कैसे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, यानी हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव। अगर ध्यान सुनना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, या उससे पहले अब देखो समझो जरा, अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा डॉट बना के लिखना, अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा, तो अभी हमने यहां पर क्या किया, डिस्कशन किया, चार्ज को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से जो W21 यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q0 चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 भी क्या कर जाएगा, मेरा इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये वर्क डन इंक्रीज करेगा तब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी जो V1 माइनस V2 है वो भी क्या कर जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैं चार्ज को बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा हमको, अगर वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। अब इस पहले पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को मिलाओ, ये दोनों पॉइंट क्या बता रहे हैं कि चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इन दो कंडक्टर को हम जितना ज्यादा चार्ज देंगे, या बोल सकते हैं इनमें हम जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव डिस्कशन व्हाट वी कैन राइट कि our charge in capacitor is directly proportional to the potential difference between the conductor of capacitor। तो हम क्या निकाल सकते हैं, from above discussion we can conclude that, तो लिख के चलना, from above discussion we can conclude that कि charge on capacitor is directly proportional to the potential difference between the plate of conductor, because मैंने V1 माइनस V2 कितना ले रखा है, V ले रखा है, ठीक है। तो दिस इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ स्टेट इज सम क्वेश्चन नंबर 1, जितना ज्यादा चार्ज इनको मैं दूंगा, इनमें स्टोर करूंगा, इन दो कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर बात। नाउ अब हम सब जानते हैं मैथमेटिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनल से हटाते हैं क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, एंड इन दिस केस दिस कांस्टेंट इज c, तो एंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, Q इज इक्वल टू सी भी। सेड इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। हियर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो C है वो क्या है, मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका नाम होता है क्या, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। जो हमारे हेडिंग में कैपेसिटेंस है ना, वो यही C की बात हो रही थी। दिस C इज नोन एज कैपेसिटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी हैव, Q अपॉन V आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन V आ जाएगा। सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देखो ये जो चीज है जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये कांस्टेंट है, साफ साफ दिख रहा है, यानी ये चीज क्या रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी। इसका मतलब अगर मैं Q को बढ़ाऊंगा तो V भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं Q को घटाऊंगा तो V भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। यानी ये रेशियो Q अपॉन V का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेशियो Q अपॉन V इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू C, जो किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो किसी भी कैपेसिटर के लिए जो Q अपॉन V का रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा था कभी कभी, बताओ कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किन बातों पर डिपेंड करता है।
अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हो या बोल सकते हो कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता है और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में तो ये तो कांस्टेंट है ना, चार्ज को बढ़ाने पर v बढ़ रहा है और चार्ज को घटाने पर v घट रहा है, लेकिन c पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन से जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो c है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, q और v पर डिपेंड कर रहा है, वो q और v पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इस फॉर्मूले को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि c q पर डिपेंड कर रहा है, यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा v पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, जिस कंडक्टर से वो कैपेसिटर बना हुआ है उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ऐसी बात यहां पर बिल्कुल नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटर c does not depends upon चार्ज q एंड v, q और v पर वो डिपेंड नहीं करता है। अब सवाल आता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो यहां लिख कर चलेंगे और आगे हम प्रूव भी कर देंगे इसको। c डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है और इन दो कंडक्टर के बीच का सेपरेशन कितना है उस बात पर डिपेंड करता है। यानी इनका शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा और इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा उस बात पर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। तो दिस कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या है, एयर है या फिर प्लास्टिक है या फिर ग्लास है या क्या है, उस बात पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल किस पर डिपेंड करता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके अंदर एयर होगी इन दोनों के बीच में तो कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा। अगर इनके अंदर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा, ग्लास होगा या फिर प्लास्टिक होगा, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बात ना। अब यहां पर एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। बताओ कैपेसिटर में नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट ऑन ए कैपेसिटर। देखो इसमें नेगेटिव है और इसमें उतना ही पॉजिटिव है। अगर इसमें कितना है, प्लस क्यू है, तो इसमें कितना है भाई, माइनस क्यू है। मैंने पहले ही बोला है इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आंसर कितना होगा, या तो प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू। किधर है बात, ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब बात कर लेते हैं भाई, हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई कैपेसिटेंस को हम इस तरह से न्यूमेरिकली लिख सकते हैं और वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यानी जो सी की वैल्यू है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन कैपेसिटेंस, तो हिंट डालो क्या, कैपेसिटेंस, जिसको हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। हिंट डालो कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या दिखाता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये दिखाता है कि वो कैपेसिटर के अंदर या उस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, या बोल सकते हैं चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो लिख के चलेंगे, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर is called capacitance, is called capacitance। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कभी कभी इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से, सिंस वी नो C इक्वल टू क्या है मेरे पास, Q अपॉन V है। अगर मैं ये बोलूं इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट से क्या हो गया है, राइज कर गया है, बढ़ गया है, तो
तो बताओ उस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को हमें उस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को हमें 1 वोल्ट से राइज करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत होगी, C के बराबर। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, Q के बराबर आ जाएगा जब V इक्वल टू कितना है 1 वोल्ट है, क्योंकि जो 1 पुट करो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू C आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ capacitor is equal to amount of charge required, amount of charge required to rise potential difference of कैपेसिटर बाई 1 वोल्ट। ठीक है, किसी कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से राइज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। या कैसे डिफाइन कर दोगे, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यहां तक बात क्लियर है। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट, डायमेंशन और कैसी क्वांटिटी होती है उस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करूं, यूनिट की बात करते हैं। बताओ क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, सिंपल क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है मेरे पास चार्ज है, नीचे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा, कूलाम पर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, क्या आ जाएगी, कूलाम पर वोल्ट। देखो ये C और ये C क्या है, अलग है। ठीक है, ये C क्या है, कैपेसिटेंस है, और ये C क्या है मेरे पास, कूलाम है। और इसी को हम एक और तरीके से लिखते हैं, कैसे, फैरेड। क्या बोलते हैं इसको हम, फैरेड बोलते हैं, FARAD, फैरेड। ये थी फैरेड की स्पेलिंग, FARAD, फैरेड। ठीक है, तो दिस इज अवर फैरेड, और सिंबल क्या होता है इसका, F होता है। यानी 1 कूलाम पर वोल्ट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ, 1 फैरेड कैपेसिटेंस। ठीक है, 1 कूलाम पर वोल्ट क्या लिखूंगा मैं, 1 फैरेड लिख दूंगा। एंड दिस फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट। ये क्या होती है भाई, लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस होता है वो अक्सर बहुत स्मॉल होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ और यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है, जैसे माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, एक्स्ट्रा। जैसे हम क्या डिफाइन करते हैं, 1 माइक्रोफैरेड डिफाइन करते हैं, तो 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। जैसे हम पिकोफैरेड डिफाइन करते हैं, 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। जैसे हम 1 नैनोफैरेड डिफाइन करते हैं, इसका मतलब कितना हुआ, 10⁻9 फैरेड। ठीक है, ऐसा क्यों डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि जो फैरेड है वो क्या होती है, अपने आप में एक लार्ज यूनिट होती है, किसकी, कैपेसिटेंस की। इसलिए हमारे पास अल्टरनेट यूनिट क्या होती है, पिकोफैरेड, माइक्रोफैरेड और नैनोफैरेड होती है। इनको ऐसे इस तरह से लिख देना, न्यूमेरिकल में क्या आएंगे, ये काम आएंगे। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ अब किसकी बारी है भाई, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q डिवाइड में कितना आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q अपॉन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, W अपॉन Q0 होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक, Q0 आता है यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू Q0 ऊपर आ जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q0 डिवाइड में कितना आया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। इन तीनों का मतलब इनका पता होता है मेरे को, Q कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखो दोनों चार्ज हैं, चार्ज वो कैसे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी कितना आएगा, 80 आएगा, डिवाइड में कितना है, W यानी एनर्जी के यूनिट के बराबर होगी, सॉरी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या होता है, mL²T-2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये m की पावर -1 आ जाएगा और l की पावर -2 आ जाएगा। देखो t की पावर ऊपर 2 है, नीचे से -2 आएगा, +2 हो जाएगा, t की पावर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और फिर कितना आ गया, a की पावर 2 आ गया। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ये क्या निकल गया मेरे पास, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर है बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, हाँ एक चीज और कि ये कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर है या वेक्टर है, साफ साफ दिख रहा है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, अगेन स्केलर क्वांटिटी। तो सिंस Q and V both are scalar quantity, this show that
अवर सी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी भाई? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो अवर कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब यहां पर एक सवाल आता है, कभी कभी सवाल लिख के चलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है इस तरह से, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज spherical conducting cell ठीक है, तो हमारे पास क्या है इस तरह से एक कंडक्टिंग सेल होगी। ध्यान देना कैसी सेल है? कंडक्टिंग सेल है। कंडक्टिंग यानी कंडक्टर से बनी हुई। देखो इस तरह से मेरे पास एक कंडक्टिंग सेल है और जो स्फेरिकल शेप की है। लेट अस से इसके रेडियस कितने, यहाँ से यहाँ तक r है, और अज्यूम कर लो कि इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अगर एक कंडक्टिंग सेल है तो ऑब्वियसली बात है सारा चार्ज कहाँ होगा? इसकी सरफेस पर ही होगा, क्योंकि कंडक्टर का चार्ज कहाँ होता है? हमेशा उसके सरफेस पर होता है। लेट अस अज्यूम मैंने इसको कितना चार्ज दे रखा है? q चार्ज दिया, और जो q चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई तो मुझे निकालना है कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी इसमें कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, या बोल सकते हैं जो इसका कैपेसिटेंस है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी इसके लिए हमें C कैलकुलेट करना है भाई। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है इसके लिए? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये चीज क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। क्लियर बात? नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ये देखो चार्ज कहाँ स्टोर होना है भाई? इसके सरफेस पर स्टोर होना है। तो मुझे क्या चाहिए कि भाई बताओ इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी V की वैल्यू इसके सरफेस पर कितनी होगी, या बोल सकते हैं इसके सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्लियर बात? नाउ अब इसके सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम यहां पर हाइपोथेटिकली अज्यूम करके चलेंगे कि जो दूसरा कंडक्टर है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो कहां है? इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। यानी जो दूसरा कंडक्टर अगर वो इन्फिनिटी पर है तो अगर मैं यहां पर पोटेंशियल निकाल दूं और दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पर है जिसमें पोटेंशियल कितना है? 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल माइनस वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहां पर पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? 0, क्योंकि हम अज्यूम करके चले हैं जो दूसरा कंडक्टर है, क्योंकि दो कंडक्टर चाहिए ना, ये तो अभी एक ही है मेरे पास। जो दूसरा कंडक्टर वो कहां है? इन्फिनिटी पर है। अगर वो इन्फिनिटी पर है तो वहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऐसा हम बोलेंगे। और इसके सरफेस पोटेंशियल कितना है? इसके सरफेस से पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एट r, दिस इज इक्वल टू, हम निकालेंगे लेट अस से दिस इज Vr। और अगर मैं क्या करूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V इक्वल टू, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? Vr माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू Vr, जो किसका रहेगा? Vr के बराबर है। तो मुझे क्या करना है? सिंपल इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालूंगा जरा समझो। अब यहाँ पर छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे हम। सबसे पहले क्या करो, इस स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है भाई। अगर मेरे पास चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। ओके, इस तरह से, अगेन इस तरह से, और यहां पर इस तरह से। नाउ अगर आप यहां से इन इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन को देखो, आपको क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ रही है? इस स्फीयर के सरफेस से नहीं आ रही है, इस स्फीयर के सेंटर से आ रही है। ऐसा आपको फील होगा? होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। तो फॉर ए पर्सन आउटसाइड द स्फीयर इट विल फील लाइक कि दिस फील्ड लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। इसका मतलब यहां पर से आ रही, इस पॉइंट से आ रही है। तो इस इंसान के लिए जो बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए पूरा स्फेरिकल सेल कैसे बिहेव करेगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जो कहां पर रखा हुआ है? इसके सेंटर पर रखा हुआ है। अगर इसके सरफेस में प्लस क्यू चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या लगेगा? हमें यह लगेगा कि एक प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, और मुझे क्या करना है? इस प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, या बोलते हैं एट r, यहाँ बोलते हैं एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस या एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, दिस विल बी इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट द ऑफ दिस कैपेसिटर। तो यहाँ बोलते हैं ऑफ दिस कंडक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज
Q डिवाइडेड बाई R आ जाए। ये क्या निकला मेरा V निकला। अब मुझे क्या निकालना है, C निकालना है। तो C इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, Q अपॉन V होता है। तो Q तो ऐसे रहा, Q क्या इसमें चार्ज कितना है और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया। इस Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया। तो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, इतना है। आप देख पा रहे हो कहीं से कहीं तक ये C किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, न तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और न ही पोटेंशियल डिफरेंस V पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस यानी R, ठीक, किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस यानी इसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, अगर रेडियस घटेगी तो कैपेसिटेंस भी घटेगा। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट कि कैपेसिटेंस ऑफ any capacitor depend upon size and shape of conductor and it also depend upon epsilon naught। epsilon naught क्या होती है, permittivity of free space होती है, यानी यहाँ पर अभी क्या है, फ्री स्पेस है, यहाँ बोल सकते हैं एयर है। अगर कुछ और मटेरियल होता तो यहाँ पर क्या आता, उस मटेरियल की परमिटिविटी आती, यानी इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द कंडक्टर। क्लियर बात, यहां से वो बात क्या हो रही है, साफ साफ क्लियर हो रही है, जो हमने थोड़ी देर पहले यहां पर की थी। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कितना है, 1 फैरेड चार्ज है, तो बताओ, सॉरी 1 फैरेड मेरे पास कैपेसिटी का एक कैपेसिटर चाहिए, माना C इक्वल टू कितना है, 1 फैरेड है। तो इस कैपेसिटी वाले स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, ये मुझे फाइंड करनी है, फाइंड R। यानी मुझे एक स्फेरिकल सेल चाहिए जिसका कैपेसिटी कितनी हो, 1 फैरेड हो, और उसकी रेडियस मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करो, कितना आ जाएगा ये, 1 फैरेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये होती है क्या, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस R इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर निकल के आ गया। एंड दिस वैल्यू इज स्मॉल और वेरी वेरी लार्ज, दिस वैल्यू इज वेरी 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 लार्ज। तो यहाँ से अगर मैं इसको किलोमीटर में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर आ जाएगा। एंड दिस रेडियस इज वेरी 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 लार्ज। अगर मेरे पास इस रेडियस का एक कंडक्टिंग सेल होगा, तब जाके उस कंडक्टिंग सेल में उसकी कैपेसिटी कितनी हो पाएगी, 1 फैरेड हो पाएगी। तभी मैंने बोला कि जो 1 फैरेड कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। यानी अगर मेरे पास 1 फैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटेंस है, तो मैं बहुत ज्यादा कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, या मैं उसमें बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करने की बात कर रहा हूं। अगर मुझे उतना चार्ज स्टोर करना है ताकि उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो जाए, तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। आपको पता है हमारी अर्थ भी एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग सेल की तरह काम करती है, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है भाई, 6400 किलोमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के बराबर भी अगर मैं स्फीयर लूंगा, तब उसकी कैपेसिटी भी 1 फैरेड नहीं हो सकती। यानी अर्थ की कैपेसिटी भी क्या होती है, 1 फैरेड से कम होती है। अब आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर मुझे 1 फैरेड कैपेसिटी का एक स्फेरिकल सेल बनाना है, या मुझे एक कैपेसिटर बनाना है, उसका साइज कितना बड़ा होगा, मतलब हद से ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, यानी अर्थ से भी बड़ा। तो दिस इज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस यूनिट 1 फैरेड इज वेरी वेरी बिग यूनिट। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। ओके, नाउ अब यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी भी कैपेसिटर में हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, या हम कब तक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो हम कब तक, वो कौन सी लिमिट है जिसके बाद हम कहेंगे कि हम किसी भी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, या फिर हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जरा समझेंगे। मान लिया मेरे पास एक कैपेसिटर है, ऑब्वियसली बात है कैपेसिटर ऐसा होगा, एक मैंने किसी भी एक रैंडम शेप का कैपेसिटर ले लिया, ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज सेल है, सॉरी कंडक्टर है, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से। ये क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। नाउ यहाँ क्या भरा है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा है। मैं बोल देता हूँ दिस इंसुलेटिंग मटेरियल इज एयर। जो इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पर है वो क्या है, एयर है। अगर यहाँ एयर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या होंगे, एयर के मॉलिक्यूल भी होंगे। और एयर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं,
एटम होते हैं और एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगर मैं सिर्फ चार्ज के बेसिस पर बात करूं तो मेरे पास क्या होते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज के रूप में प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा गौर समझना, जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा, इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यहां बोल सकते हैं जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कहां की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा। इनिशियल कंडीशन में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते गया या उससे चार्ज को बढ़ाते गया, अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के बराबर हो जाएगी, यानी इसके बराबर होगी या इससे आगे निकल जाएगी। और ऐसा होते ही ये जो मेरे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, इन मॉलिक्यूल से या बोल सकते हैं इन एयर के मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बने हुए थे, उन एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एटम क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, यानी एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो आयन में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे। जैसे इसके साथ कंबाइन करेंगे, इस जो मेरे पास कंडक्टर है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है इसके पास नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो नेगेटिव चार्ज इसमें मिल गया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये इसी को कहने का एक और तरीका है कि जैसे यहाँ पर की जो एयर है या यहाँ पर जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर वो आयनाइज होगा, उसके आयनाइज होने से इन कंडक्टर से चार्ज क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इन कंडक्टर से चार्ज लीक कर जाएगा, या बोल सकते हैं इनका चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या कहने का दूसरा तरीका क्या है, चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा लीक हो जाएगा। इसलिए हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर उतना ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं जब तक कि कैपेसिटर के बीच में या कैपेसिटर के कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तभी इसी हद तक या फिर इसी लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इससे ऊपर का चार्ज हम किसी भी कैपेसिटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। हमने सिर्फ अभी क्या किया, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन और कैपेसिटेंस क्या होता है इस बात को डिस्कस किया। लेकिन अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि इतना बदसूरत तो हमारा कैपेसिटर नहीं हो सकता कि हम कोई भी रैंडम शेप ले लें अपने कंडक्टर का जिससे वो कैपेसिटर बना हुआ है। हमें यहाँ पर कोई एक फिक्स शेप या बोलते हैं एक ऐसा साइज या शेप लेना पड़ेगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली यूज भी कर सकते हैं। और उस शेप और साइज का नाम क्या है, पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट लेंगे हम, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में उतना ही नेगेटिव चार्ज, उनको कुछ सेपरेशन में रखेंगे और एक सिस्टम बनेगा, एक डिवाइस बनेगा, जिस डिवाइस को हम क्या बोल देंगे, कैपेसिटर बोलेंगे या बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देंगे। और यही हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा। ओके, क्लियर है बात? नाउ आज आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अर्थ की रेडियस मैंने यहाँ पर लिख दी है और आपको अर्थ की जो कैपेसिटी है या उसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अर्थ के लिए सी की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करना है। देखो 4πε की वैल्यू पता होती है, आर की वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।